हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर समय से कर रहे होंगे। आज मैं विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको अति लघु। इससे पहले मैं एक क्लास करवा चुकी हूँ, शायद आपने उसको देखा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए हम अपने लेसन की तरफ या पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या पढ़ना है आज हमें? जैसा कि डीएलएड के एग्ज़ाम, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन अब बहुत समय नहीं बचा है क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, आज शिवरात्रि है और उसके बाद हमारी होली हो जाएगी। होली के बाद जस्ट तुरंत हमारे एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो बहुत समय नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि अब मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, तो उसके लिए समय नहीं है। अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए जिससे आपको अच्छे से अच्छा याद रहे और अच्छे से अच्छा पेपर में लिख सकें, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है, पास तो हर कोई होता है, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऊर्जा का संरक्षण मतलब उसकी देखरेख। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब ये कभी ना खत्म नहीं होती है। बस इसका क्या होता है कि एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। कहने का मतलब है ऊर्जा ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना बना सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं। ये क्या होती है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। जिस प्रकार से आप जिस चीज़ को काम करते हैं उसी प्रकार से वो ऊर्जा आपकी दिखने लगती है या आप उसको समझने लगते हैं। ठीक है, अगला फिर प्रश्न है आपका कि सरल मशीन किसे कहते हैं? तो ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं उसे हम सरल मशीन कहते हैं। मतलब आपके का जो आप लोग कार्य करते हैं, मतलब साइंस की भाषा में बोले, साइंस की भाषा में हम बहुत बना बना के लिखेंगे तो हमें उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी भाषा में सेम टू सेम लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जैसे पूछा गया सरल मशीन किसे कहते हैं, तो सरल मशीन क्या है, मतलब मैं समझा रही हूँ आपको, उसको समझ के आप अच्छे से उसकी एक लाइन में डिफिनेशन लिख सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं और उन साधन के द्वारा हमारे काम में सरलता, सुविधा और तेजी आती है, उसे हम सरल मशीन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, और जो इसमें लिखा हुआ है, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी करने में सहायता देते हैं उसे हम सरल मशीन कहते हैं। मतलब आपके कार्य करने को सरल करना या तेजी लाना या सुविधा देना, उसे हम सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सरल मशीन का एक उदाहरण दीजिए। चाबी। आप कई भी दे सकते हैं, इसमें सिंपल सा ये बता दिया है कि चाबी जो ताले में यूज की जाती है। ठीक है, बहुत आसानी से हम ताले को खोल बंद कर सकते हैं। फिर है सरल मशीन के प्रकार। तो सरल मशीन के प्रकार कितने होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तोलक, पेंच, घिरनी, धुरी और पहिया या धुरी या झुका तल। ठीक है, ये होते हैं हमारे। फिर होता है घिरनी, किसे कहते हैं? घिरनी एक सरल मशीन है, जैसे कि पता है आपको। फिर यह चल अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। ठीक है, फिर उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उत्तोलक का मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सिर्फ उत्तोलक को पढ़ाया है। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है और आपको आशा करती हूँ वो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रथम का हैंड पंप, द्वितीय का पहिया वाली ट्रॉली और तीसरा है चिमटी या चिमटा भी कह सकते हैं आप, जैसे रोटी सेकी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो झुके तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। जो झुका हुआ तल होता है उसके हाथ से उठा करके हम सामान को ट्रक में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल।
तो मानव शरीर में जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर शरीर बनता है, इकाई बनती हैं, उसे हम कोशिका कहते हैं। फिर केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्रक क्या है? कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। ये कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन होता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका का जीवन होता है और उसका महत्वपूर्ण अंग होता है और ये इसके मध्य में स्थित होता है। इतना आप लिख देंगे, सफिशिएंट है, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? तो केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल या चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है चिपचिपा रूप में, उसे हम केंद्रक कहते हैं या केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये कोशिका के 3 भाग होते हैं, भित्ति, द्रव्य और केंद्रक। भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है। फिर उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं, उपकला, संयोजी, संवहन, पेशीय, तंत्रिका, ये प्रकार के। याद रखिएगा डीएलएड में हमारे पास टाइम कम रहता है, क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, क्योंकि साइंस का पेपर 1 घंटे का होता है, तो हमारे पास प्रश्न सफिशिएंट होते हैं कि हमें 1 घंटे में करना होता है। ठीक है। तो जितना पूछा जाए उतने ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना अधिक लिखेंगे आपका समय जाएगा और नंबर आपको 1 ही मिलना है। तो इसलिए आप उसमें टाइम ना गवा करके आप 1 लाइन में बहुत अच्छे से उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? तो जीवन जीने के लिए आपको पता है मनुष्य को क्या क्या चाहिए होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि और प्रजनन, ये सारी चीजें जीवन की आधारभूत क्रियाएं होती हैं। फिर होता है जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो वर्धी, अलैंगिक, लैंगिक। वर्धी, अलैंगिक, लैंगिक, ये 3 प्रकार की होती हैं, वर्धी, लैंगिक, अलैंगिक। ठीक है। फिर वर्धी प्रजनन क्या है? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। वर्धी प्रजनन जो होता है वो पौधों में पाया जाता है। जो पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां नए पौधों का जन्म लेते हैं, उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। मोस्टली ये जो पौधे होते हैं उसमें ही पाया जाता है। फिर अलैंगिक या विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक एक ही जनक से होती है नए जीव की उत्पत्ति, उसे हम अलैंगिक कहते हैं। फिर लैंगिक होता है जो 2 विभिन्न लिंगों द्वारा जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। 2 विभिन्न जीवधारियों द्वारा। तीनों में अंतर क्या है? वर्धी जो होता है वो पौधों में पाया जाता है। ठीक है। ये है क्या? प्रजनन की क्रियाएं हैं या विधियां कह सकते हैं। प्रजनन की विधियां होती, जो जीवधारियों में प्रजनन की विधियां होती हैं वो 3 प्रकार की, वर्धी, अलैंगिक, लैंगिक। तो वर्धी क्या होती है? जो पौधों में पाई जाती है, जैसे पौधों में जड़ों, पत्तियों, तनों के द्वारा होता है, नया पौधा जन्म लेता है। फिर अलैंगिक जो होती है वो एक जीव के द्वारा ही उत्पत्ति होती है, और लैंगिक जो होती है वो 2 जीव के द्वारा होती है, एक नए जीवधारी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। फिर उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जो हमारे शरीर में उपापचय की स्थिति हो जाती है, मतलब जब मान लो गैस बन जाती है या खाना नहीं पचता है, तो उस समय जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का जो कार्य करता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। फिर मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव शरीरों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जैसे सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधो शाखा, श्वसन अंग, ये सारी चीजें हमारे मानव शरीर में होती हैं। आशा कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। फिर पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। ठीक है। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे आपको पढ़ने में बोर लगे और आप पढ़े भी ना और वीडियो स्किप करके चले जाएं। ठीक है। तो इससे ना ही मेरा कोई वो अच्छा हो लगेगा, ना ही आपको। तो ठीक है, आप इतना ही पढ़िए, आगे मैं दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगी।
ये याद रखिए कि आपके एग्ज़ाम अब होली के बाद होने हैं। होली के बाद तुरंत भी हो सकते हैं या 2-3 दिन बाद, जैसा भी होगा शेड्यूल वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी पढ़ाई को निरंतर अपने समय से करते रहिए, क्योंकि समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा और आपको पढ़ना सारा ही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।